नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कविता पर बात करने वाले हैं। ये लिखी तो गई थी कोई 400 साल से भी पहले, लेकिन ऐसा लगता है मानो आज के लिए ही लिखी गई हो। कविता का नाम है माई माइंड टू मी अ किंगडम इज। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसका पूरा विश्लेषण करते हैं, इसके अलग-अलग संस्करणों के बारे में बताते हैं और तो और इसे लिखा किसने, इस पर भी एक छोटा-मोटा जासूसी ड्रामा है। हाँ, और सबसे हैरत की बात, ये कविता आज भी भारत के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल। तो आज के हमारे पड़ताल का मिशन यही है, ये समझना कि इस कविता में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना अमर बना देता है। इसके पीछे की सोच क्या है। और वो कौन था जिसने इसे लिखा? चलिए, मैं इसकी शुरुआती कुछ पंक्तियों से माहौल बनाता हूँ। My mind to me a kingdom is, such present joys therein I find, that it excels all other bliss, that earth affords or grows by kind. वाह! मतलब मेरा मन ही मेरे लिए एक सल्तनत है। हाँ, और मुझे इसमें ऐसी खुशियाँ मिलती हैं जो इस धरती पर मिलने वाली किसी भी दूसरी खुशी से कहीं बढ़कर है। क्या कमाल की शुरुआत है। ये एक ऐलान है ना? तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। इसका जो जो मूल विचार है वो क्या है? देखिए, ये कविता असल में हम्म, आंतरिक संतोष के बारे में है। मन की शांति। हाँ, मन की शांति की ताकत। कवि साफ-साफ कह रहा है कि मुझे बाहरी दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ना राजाओं जैसी शान शौकत, ना बेहिसाब दौलत, न ही दुनिया जीतने की कोई हसरत। कुछ भी नहीं। मेरे पास जो कुछ है, मेरे मन के अंदर, हम्म। वो इन सब से कहीं ज़्यादा कीमती है। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि कवि उन लोगों को देख रहा है जिनके पास ये सब कुछ है और कह रहा है कि वे लोग असल में खुश नहीं है। बिल्कुल। एक लाइन है जो इस पर सीधी चोट करती है। दे गेट विथ टॉयल, दे कीप विथ फियर, सच केयर्स माई माइंड कुड नेवर बेयर। सही, यानी वे लोग मेहनत से कमाते हैं और फिर उसे खोने के डर के साथ जीते हैं। और कवि कहता है, मेरा मन ऐसी चिंताएं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये कि ये विचार उस दौर में मतलब रेनेसां के समय में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। अच्छा। हाँ, ये सोच आपको सेनेका जैसे रोमन दार्शनिकों और क्लासिकल लैटिन कविता में भी मिलती है। तो ये कोई कोई नया विचार नहीं था, लेकिन जिस सादगी और ताकत से इसे इस कविता में पिरोया गया वो इसे खास बनाता है। लेकिन क्या ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं है? मतलब असल जिंदगी में क्या बिना किसी एम्बिशन के, बिना कुछ पाने की चाहत के जीना मुमकिन है? हम्म। कवि जिस संतोष की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की इच्छा को खत्म करने जैसा नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और कविता शायद इसका जवाब भी देती है। देखिए, कवि एम्बिशन को खत्म करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो एम्बिशन की परिभाषा बदलने की बात कर रहा है। अच्छा। उसके लिए असली दौलत क्या है? वो खुद कहता है, माई वेल्थ इज हेल्थ एंड परफेक्ट ईज, माई कॉन्शियंस क्लियर, माई चीफ डिफेंस। यानी मेरी दौलत तो अच्छी सेहत और सुकून है। और मेरी साफ अंतरात्मा ही मेरा सबसे बड़ा किला है। तो उसका एम्बिशन पैसा या शोहरत कमाना नहीं, बल्कि एक सुकून भरी, सेहतमंद और ईमानदार जिंदगी जीना है। अच्छा, तो ये लक्ष्य बदलने की बात है, लक्ष्यहीन होने की नहीं। बिल्कुल। और इसी सोच को हमारे एक स्रोत में बहुत अच्छे से समझाया गया है। आउटवर्डली सिंपल, इनवर्डली रिच। हाँ, बाहर से सादा जीवन, लेकिन अंदर से विचारों और शांति से अमीर। बिल्कुल। और ये अमीरी उसे एक खास तरह की आजादी देती है। वो दुनिया के झंझटों से ऊपर उठ जाता है। जैसे वो कहता है, आई लाफ नॉट एट अदर्स लॉस, आई ग्रज नॉट एट अनदर्स गेन। मतलब मैं ना तो किसी के नुकसान पर हंसता हूँ, ना ही किसी की तरक्की से जलता हूँ। सोचिए जरा। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये लाइन कितनी ज्यादा प्रासंगिक है। आज तो दूसरों के नुकसान पर हंसना एक ट्रेंड है। हाँ, शार्डन फ्रॉइड कहते हैं जिसे। और दूसरों की तरक्की देखकर जलना, जिसे फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, वो तो जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सही कहा। कवि 400 साल पहले ही इन मानसिक जालों को समझ रहा था। और वो सिर्फ यही नहीं रुकता, वो जीवन और मृत्यु के बारे में भी एक बहुत संतुलित नजरिया पेश करता है। कौन सी लाइन है वो? आई लॉथ नॉट लाइफ नॉट ड्रेड माई एंड। यानी मुझे ना तो जिंदगी से कोई नफरत है और ना ही मुझे मौत का कोई खौफ है। ये एक कमाल का संतुलन है ना, ज्यादा खुशी ना ज्यादा गम। ऐसा सुकून आज के जमाने में कहाँ मिलता है? अब यहाँ एक ऐसा कनेक्शन सामने आता है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे एक स्रोत ने
इस 400 साल पुरानी कविता की तुलना 20वीं सदी के एक बहुत मशहूर कवि W.B. येट्स की एक कविता से की है। हाँ, एन आयरिश एयरमैन फोरसीज हिज डेथ से। सुनने में ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लगते हैं ना। हाँ, पहली नजर में तो कोई रिश्ता नहीं लगता। एक कविता मन की शांति पर है, दूसरी एक पायलट के बारे में है जो लड़ाई में अपनी मौत को सामने देख रहा है। तो फिर कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है लय में और भाव में। दोनों में एक तरह का तटस्थ भाव है, एक इमोशनल डिटैचमेंट। चलिए दोनों की पंक्तियों को साथ रखकर देखते हैं। हमारी कविता में है आई फियर नो फो, आई फॉन नो फ्रेंड, आई लोथ नॉट लाइफ नॉट ड्रेड माई एंड। न दुश्मन का डर, न दोस्त की चापलूसी, न जिंदगी से नफरत, न मौत का खौफ। और अब येट्स की कविता की पंक्तियां सुनिए, जो एक पायलट के मन की बात है। दोज दैट आई फाइट आई डू नॉट हेट, दोज दैट आई गार्ड आई डू नॉट लव। जिनसे मैं लड़ता हूं मैं उनसे नफरत नहीं करता। और जिनकी मैं रक्षा करता हूं मैं उनसे प्यार नहीं करता। दोनों में वही तटस्थता है, वही भावनात्मक संतुलन। ये बहुत ही बारीक और गहरी साहित्यिक पकड़ है। कमाल है, ये तो सच में एक अप्रत्याशित जुड़ाव है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ मानवीय भावनाएं समय और हालात से परे होती हैं। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबको परेशान कर रहा है। आखिर ये कविता लिखी किसने? हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हमें ठीक से पता ही नहीं है। यही इस कविता से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है और हमारे स्रोत इस पर काफी रोशनी डालते हैं। 19वीं सदी से इसका क्रेडिट सर एडवर्ड डायर को दिया जाता रहा है। सर एडवर्ड डायर, ये कौन थे? डायर महारानी एलिजाबेथ प्रथम के दरबार के एक सदस्य थे, एक कवि और दरबारी। ये कविता 1588 में विलियम बर्ड के एक संगीत संग्रह में छपी थी और तब से ही इसका श्रेय डायर को दिया जाने लगा। तो फिर इसमें पेच कहाँ है? अगर सदियों से उन्हें ही लेखक माना जा रहा है तो अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? पेच ये है कि 20वीं सदी के आखिर में स्टीवन डब्ल्यू मे नाम के एक स्कॉलर ने कुछ पुराने दस्तावेजों की छानबीन की। अच्छा। उन्हें एक शुरुआती पांडुलिपि, एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली जिसमें इस कविता का लेखक किसी और को बताया गया था। कौन? और वो नाम था एडवर्ड डी वियर, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड। एडवर्ड डी वियर, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये नाम तो बहुत सुना हुआ लगता है। अरे ये वही तो नहीं जिनके बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर के नाटक असल में इन्होंने ही लिखे थे? बिल्कुल सही पकड़ा। डी वेयर उसी मशहूर ऑक्सफोर्डियन थियरी के केंद्र में है जो ये दावा करती है कि शेक्सपियर असल में एडवर्ड डी वेयर का पेन नेम था। वाह। तो इसका मतलब ये है कि हम शेक्सपियर के बारे में जो सबसे बड़ा विवाद सुनते आए हैं उसकी एक कड़ी इस छोटी सी कविता से भी जुड़ती है। तो ये पूरा मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। एक तरफ एक सम्मानित दरबारी कवि है और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी अर्ल जो खुद एक साहित्यिक साजिश के केंद्र में है। और डी वेयर का किरदार भी बड़ा रंगीन था। हमारे स्रोतों में उनसे जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। बताइए। कहा जाता है कि एक बार वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सामने झुके और गलती से पाद दिया। क्या? हाँ, और उन्हें इस बात से इतनी शर्मिंदगी हुई कि वो 7 साल के लिए देश छोड़कर चले गए। 7 साल के लिए? हाँ, और जब वो वापस लौटे तो महारानी ने उनसे कहा, माय लॉर्ड, आई हैड फॉरगॉट द फार्ट। ये तो वाकई बहुत अजीब किस्सा है। मतलब उस दौर के दरबार की जिंदगी भी क्या रही होगी। हाँ, और शायद यही बातें उन्हें एक बेहतर कवि बनाती हैं। लेकिन जैसा कि हमारे एक स्रोत ने कहा है, दिन के आखिर में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इसे डायर ने लिखा या डी वियर ने। सही बात है। जो चीज इसे जिंदा रखे हुए है वो है कविता का संदेश। ये संदेश इतना शक्तिशाली है कि वो अपने लेखक की पहचान से भी बड़ा हो गया है। और ये संदेश आज भी कितना जिंदा है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये कविता जो 400 साल पहले इंग्लैंड में लिखी गई थी, आज भारत के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये ICSE बोर्ड की कक्षा 9 की किताब ट्रेजर चेस्ट का हिस्सा है। ये बात मुझे हैरान भी करती है और खुश भी। ये हैरान करने वाली बात नहीं है अगर आप इसके संदेश की सार्वभौमिकता को देखें। मतलब आज के भागदौड़ भरी भौतिकवादी दुनिया में अपने मन के अंदर खुशी और संतोष खोजने का विचार शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और शायद भारतीय शिक्षकों को इस कविता में अपनी संस्कृति और दर्शन की झलक भी दिखती होगी। आप इसे भारतीय दर्शन से कैसे जोड़ रही हैं? सोचिए, ये कविता क्या कह रही है? बाहरी दुनिया एक भ्रम है, असली खजाना तुम्हारे अंदर है। ये विचार तो हमारे उपनिषदों और वेदांत दर्शन का भी मूल है। अहम ब्रह्मास्मि या तत्वम असि। सही है। यानी असली सत्ता तुम्हारे भीतर ही है। या फिर बौद्ध धर्म का